Hello students, welcome to Med Academy. My name is Malika, your biology mentor, and continuing with the chapter of ecosystem. This is part 2. हमने पहले part 1 डिस्कस किया था. We discussed about the structure of ecosystem जो present है, productivity, decomposition हमने डिस्कस किया और energy flow. अब एनर्जी फ्लो में जितना डिस्कस किया दैट वाज अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब, कैसे जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूसर्स में प्रेजेंट है, उसके बाद वो कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं. कैसे जो फ्लो है एनर्जी फ्लो दैट इज 10% लॉ, जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास होती है उसकी 10% ही आगे कंज्यूमर्स में पहुंच पाती है. दैट वी डिस्कस्ड इन द पार्ट 1. अब उसके कॉन्टिन्यूएशन में ही एनर्जी फ्लो के अनदर टॉपिक इज इकोलॉजिकल पिरामिड और वी कैन से एनर्जी पिरामिड. तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा इकोलॉजिकल पिरामिड में, जो यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल में जो भी इतने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, जनरली जो हमें दिखता है फ्लो, एनर्जी का फ्लो किस तरीके से हो रहा है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, किस तरीके के फ्लो में पूरे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. हमें ये पता है दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रॉफिक लेवल, कि लोअर जितना भी ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रॉफिक लेवल. अब इनमें जो ये प्रोड्यूसर्स होंगे आगे थोड़े बहुत कंज्यूमर्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और जब टर्शरी कंज्यूमर्स पे आएंगे तो बिल्कुल ही जितने ऑर्गेनिजम्स होंगे जैसे लायन है, टाइगर, ये सारे क्या है टर्शरी कंज्यूमर्स में आते हैं एज कम्पेयर टू जितने डियर हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो वो किस में आएंगे, वो आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर में. और जैसे जैसे उनको कंज्यूम कौन करता है, लायन, टाइगर, ये सब, तो ये किस में आएंगे, टर्शरी कंज्यूमर्स में, और इनकी पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी. ये जितना भी हमें फ्लो दिखता है ये पॉपुलेशन है. हर एक ट्रॉफिक लेवल में जितनी पॉपुलेशन है वो ऊपर जैसे जाते जाएंगे, हायर ट्रॉफिक लेवल पर जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन क्या होगा, उतना ही डिक्रीज होता जाएगा. ये है इकोलॉजिकल पिरामिड की जो नीचे का जो बॉटम एरिया है दैट विल बी ब्रॉड, और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म हायर लेवल पर जाता जाएगा तो जो एरिया है वो क्या होता जाएगा, नैरो होता जाएगा. दिस इज पिरामिड. पिरामिड का जनरली स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रॉड से ऐसे ऊपर टॉप पे नैरो पोजीशन में पहुंचता है. तो यही इकोलॉजिकल पिरामिड है. इकोलॉजिकल मतलब जो नेचर में बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स का जो इंटरेक्शन है वो ब्रॉड, नीचे बॉटम में ब्रॉड होगा और ऊपर जाते जाते क्या होता जाएगा, वो नैरो होता जाएगा. इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड में 3 टाइप के पिरामिड्स हैं. द फर्स्ट इज योर पिरामिड ऑफ नंबर, देन पिरामिड ऑफ बायोमास, and third pyramid is your pyramid of energy. ठीक है, ये वाला जो मैंने बनाया है पिरामिड, दिस इज योर पिरामिड ऑफ एनर्जी. मतलब यहाँ पर प्रोड्यूसर्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी और फिर उसका 10% ही एनर्जी किस में जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स में. दिस इज योर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड दिस इज योर टर्शरी कंज्यूमर. तो ये है पिरामिड ऑफ एनर्जी. बॉटम एरिया इज ब्रॉड, नीचे का जो एरिया है वो ब्रॉड है. जितनी भी एनर्जी कंज्यूम, जितनी भी एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोड्यूसर जितनी एनर्जी बना रहे हैं दैट विल बी एट योर बॉटम लेवल. धीरे धीरे करके एनर्जी का क्या हो रहा है, लेवल डिक्रीज हो रहा है 10% लॉ के हिसाब से, दैट वी डिस्कस्ड इन पार्ट 1. इसमें क्या हो रहा था, एनर्जी का लेवल धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहा है. और ये हमेशा किसी भी इकोसिस्टम में, वेदर इट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, किसी भी टाइप के इकोसिस्टम में, किसी भी टाइप के फूड चेन में जो पिरामिड है दैट इज इन द पोजिशन ऑफ अपराइट. ठीक है, तो ये पिरामिड हमेशा, ये पिरामिड कैसा रहेगा, अपराइट पोजीशन में ही रहेगा. ठीक है, सो दिस वाज योर पिरामिड ऑफ एनर्जी. अब दूसरी बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर की. नंबर का मतलब क्या हुआ कि बॉटम लेवल पर कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उनका नंबर, उनका पॉपुलेशन कितना है. ये तो जनरल इकोसिस्टम है जो बताया टेरेस्ट्रियल पे. अब जैसे हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो अपराइट हो, क्योंकि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहता है, ऑलवेज अपराइट. लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर में कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं कि जो ये पिरामिड है ये इन्वर्टेड पोजीशन में भी हो सकता है. इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनका जो नंबर होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स का जो नंबर होगा वो ज़्यादा होगा, आगे और भी ज़्यादा हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है. तो इस टाइप के पिरामिड को वी कॉल इट एज इन्वर्टेड पिरामिड.
और ये वाले पिरामिड कौन से थे? अपराइट पिरामिड थे। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर इट कैन बी इन्वर्टेड, इट कैन बी अपराइट। एग्जाम्पल जैसे इन्वर्टेड में आ गया, सपोज जो ट्री है, ट्रीज पर, ट्री इज अ प्रोड्यूसर, फूड की प्रोडक्शन होती है, तो ट्री हमारा क्या हो गया? प्रोड्यूसर। अब उस पर स्पैरोज फीड करते हैं, उनका जो फूड है, कुछ भी अलग अलग टाइप की चीज़ें वो फीड करती हैं। अब ट्री एज अ प्रोड्यूसर, उसका नंबर क्या है? प्रोड्यूसर का कम है, 1 है। अब जितने स्पैरोस उस पर फीड कर रहे हैं उनका नंबर क्या है? ज़्यादा है। तो किस टाइप का पिरामिड बन सकता है? इन्वर्टेड, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ट्रीज हैं, उनका नंबर क्या होगा? कम होगा ना, एज कम्पेयर टू द स्पैरोस। तो स्पैरोस का नंबर ज़्यादा है, तो जो पिरामिड बनेगा दैट विल बी इन्वर्टेड पिरामिड। दिस वॉज योर पिरामिड ऑफ नंबर। अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की। एज वी डिस्कस्ड इन पार्ट 1, बायोमास होता क्या है? जितना भी लिविंग मैटर ने कितना भी प्रोडक्शन, किसी भी अमाउंट में, जैसे फूड की प्रोडक्शन करी है, कितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया है, दैट वी कॉल इट एज बायोमास। अब हमेशा ज़रूरी नहीं है, ये भी अपराइट और इन्वर्टेड दोनों तरीक़ों से हो सकता है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। बाकी ये जो दोनों हैं, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास, ये दोनों अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। इन्वर्टेड का एग्जाम्पल बताया, हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास की। अब इस केस में क्या होगा? अपराइट कंडीशन तो सिमिलर है कि बायोमास प्रोड्यूसर्स के पास ज़्यादा था, ऑर्गेनिक मैटर जैसे प्लांट्स एक तरीके के प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने बायोमास ज़्यादा प्रोड्यूस किया, फिर धीरे धीरे करके जितने ऑर्गेनिज्म बढ़ते गए, बायोमास का लेवल क्या होता गया? कम होता गया। लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो पिरामिड है, बायोमास का जो पिरामिड है, दैट इज इन्वर्टेड। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड। कैसे इन्वर्टेड होगा? एक्वेटिक इकोसिस्टम, ओशंस में जो मेन फूड है, जो मेन जितने भी सारे फिशेस हैं, स्मॉल फिशेस हैं, जितने भी उनका फूड जो है वो क्या होता है? एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स ये प्रेजेंट होते हैं ओशंस में, दैट आर कॉल्ड एज जू प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, ये ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जो काम क्या करते हैं? एज अ फूड का काम करेंगे। तो बायोमास, इनका जो टोटल वेट होगा वो क्या होगा? कम होगा। इनके ऊपर जो फिशेज हैं, जो इनको इनगल्फ करेंगी, जो इनको कंज्यूम करेंगी, दे एक्ट एज अ प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ये इनका जो नंबर या इनका बायोमास जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जो फूड की प्रोडक्शन, जू प्लैंक्टन से जो फूड की प्रोडक्शन हो रही है, जो बायोमास है वो कम है, और फिशेस जो उनको कंज्यूम कर रही हैं, उनका बायोमास, उनका जो फूड का प्रोडक्शन है वो क्या है? ज़्यादा है। तो इस टाइप के केस में कौन सा पिरामिड बनेगा? पिरामिड इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा। टेरेस्ट्रियल में जो पिरामिड बायोमास का बनता है वो हमेशा अपराइट बनता है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड कैसा बनेगा? इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा। और नंबर का तो ज़रूरी नहीं है कि नंबर एक्वेटिक में हमेशा ही इन्वर्टेड बने। अगर जू प्लैंक्टन्स ज़्यादा हैं या फिशेस कम हैं तो पिरामिड अपराइट भी बन सकते हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जो ध्यान रखनी है कि कौन सा पिरामिड, जो 3 हमने जो पिरामिड पढ़े, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, कि कैसे इन्वर्टेड होगा या अपराइट होगा, राइट। और एक और चीज़ ध्यान रखो कि ये जितना भी पढ़ा इसमें लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ बात करी एक ये फूड चेन है ना, और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फूड चेन प्रैक्टिकली इन्वायरमेंट में नहीं होती है, क्या होती है? फूड वेब। तो पिरामिड्स जितने भी हैं ये वाले, ये फूड चेन में काम करते हैं। फूड वेब में अभी तक इसका कुछ डिस्कवरी हुई नहीं कि क्या ये फूड वेब में भी काम करते हैं, तो तभी इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस पिरामिड को इतना नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि फूड चेन के बेसिस पर ही सारी डिस्कशन थी, राइट। तो तभी भी इसको जो पिरामिड हैं ये जितने भी निगलेक्ट हुए। दूसरी चीज़ सैप्रोफाइट को इंक्लूड नहीं किया, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर जो डेट्राइटस फूड चेन है, दैट वी डिस्कस्ड
कि क्या डेट्राइटस फूड चेन होती है, तो उसके बारे में भी इतनी डिस्कशन नहीं हुई। तो तभी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन पिरामिड्स को नहीं दिया गया। फूड चेन के लिए ये पिरामिड्स थे। अब नेक्स्ट कमिंग टू कि अब जैसे ये पूरे चेंजेस हो गए, अब इसके बाद है सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या सक्सेशन का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट इज योर इकोलॉजिकल सक्सेशन, मतलब आगे ग्रोथ होना। किसी भी इन्वायरमेंट का अगर कोई बैरन एरिया है तो वो धीरे धीरे करके फॉरेस्ट में कन्वर्ट होता है, या फॉरेस्ट का है वो बैरन में, कोई भी चीज़ें चेंजेस होते हैं। इन्वायरमेंट हमेशा क्या रहता है? चेंज होता रहता है, एक पर्टिकुलर स्टिक इन्वायरमेंट नहीं होता, राइट। सो दैट वी कॉल इट एज सक्सेशन, कि इन्वायरमेंट का क्या होना? चेंज होना। ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर जो चेंजेस हैं दैट आर ऑर्डरली, पैरेलल, इस टाइप के जो चेंजेस हो रहे हैं, इस टाइप के इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एज योर इकोलॉजिकल सक्सेशन। जो कम्युनिटी चेंज हो रही है, मतलब एक बैरन एरिया से डायरेक्टली वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, राइट। बैरन एरिया था, फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या हो गया? जो कम्युनिटी बनी, जो फॉरेस्ट फाइनल कम्युनिटी थी, उसके बाद तो और कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइप की कम्युनिटी को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। जो लास्ट में फाइनल में जो कम्युनिटी बन गई, चेंजेस जो हुए एवोल्यूशन के साथ साथ, जो धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं फ्रॉम बैरन एरिया टू कम्प्लीटली डेवलप्ड फॉरेस्ट एरिया, और उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकते, जो फाइनल लास्ट कम्युनिटी बनी उसे क्या बोला? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और हर एक कम्युनिटी में अलग डायरेक्ट क्लाइमैक्स नहीं पहुँचा। सपोज एक एरिया था कम्प्लीटली बैरन, जहाँ पे पेड़ पौधे थे ही नहीं, डायरेक्टली एकदम से ऐसे सडन चेंजेस नहीं आए कि वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। धीरे धीरे करके चेंजेस हुए, धीरे धीरे करके कम्युनिटीज़ में ऐसे चेंजेस आए कि फाइनली वो किस में कन्वर्ट हुआ? क्लाइमैक्स कम्युनिटी में। तो चेंजेस, जो कम्युनिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, हर एक कम्युनिटी को क्या एक नाम है? क्या है? सीयर या सीरल स्टेजेस। हर एक कम्युनिटी धीरे धीरे करके ही क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनेगी। उस स्टेज को या उस कम्युनिटी को वी कॉल इट एज सीयर, और वी कैन से इट एज सीरल स्टेजेस। ठीक है, ये और फाइनली जब ये स्टेज आ जाती है तो ये बाद में लास्ट में किस में डेवलप होता है? इन द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये सारा सक्सेशन का ही पार्ट है, कैसे सारे ऑर्गेनिजम्स ने इन्वेड किया लैंड पर, फिर धीरे धीरे करके कैसे एवोल्यूशन के साथ साथ सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी पूरा डेवलपमेंट हुई। ये सब इकोलॉजिकल सक्सेशन में ही आते हैं। सक्सेशन भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी प्राइमरी सक्सेशन, और एक होती है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी का मतलब क्या हुआ? ऐसी लैंड, ऐसा एरिया जहाँ पर पहले और कोई कम्युनिटी नहीं थी, मतलब सिंपली बेयर एरिया था, कोई भी डेवलपमेंट, किसी भी तरीके की प्लांट की ग्रोथ या कोई भी कम्युनिटी किसी भी टाइप की नहीं थी। उस टाइप के सक्सेशन को बोला गया प्राइमरी सक्सेशन। और सेकेंडरी का इसमें मतलब हुआ कि पहले कम्युनिटी थी, मतलब पहले फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट की ग्रोथ थी, लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल कैलामिटीज़ हुई, कुछ ड्रॉथ का कंडीशन आ गया, या कुछ वहाँ पे आग लग गई या डिफॉरेस्टेशन हो गई, कोई भी रीज़न की वजह से, कोई भी नेचुरल कैलामिटी, किसी भी चीज़ की वजह से वो जो पूरा कम्युनिटी थी, जो पहले डेवलप्ड जो कम्युनिटी थी, वो आगे क्या हो गई? हट गई। मतलब किसी भी चीज़ की वजह से वो पहले जो कम्युनिटी थी वो अब नहीं रही। तो उस टाइप के अब धीरे धीरे करके फिर से वहाँ पे ग्रोथ होनी शुरू हो रही है, तो उस टाइप के सक्सेशन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सक्सेशन। बाद में, मतलब पहले हो चुकी है, कोई चेंजेस की वजह से वहाँ पर दोबारा से ग्रोथ होनी शुरू हो रही है, तो दैट वी कॉल इट एज सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी कोई पहले थी ही नहीं कोई कम्युनिटी, जस्ट
स्टार्टिंग ही हुई है किसी की डेवलपमेंट, कम्युनिटी की डेवलपमेंट होना, दैट वी कॉल इट एज प्राइमरी सक्सेशन, राइट। अब किस में ग्रोथ जल्दी हो सकती है, प्राइमरी सक्सेशन में ग्रोथ होगी या सेकेंडरी सक्सेशन में? ऑफ कोर्स ये बात है सेकेंडरी में ही होगी, क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ थी ना, पहले जो रॉक्स में कुछ पार्ट ऐसा था प्लांट्स का कि आगे वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में जा सकता था। तो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होगा, ग्रोथ जो होगी और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी या क्लाइमेक्स कम्युनिटी का रेट क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन में जल्दी होगा। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो फाइनल बननी है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी का जो रेट है यहाँ पर क्या होगा, फास्ट होगा एज कम्पेयर टू योर प्राइमरी सक्सेशन। थोड़ा स्लो होगा क्योंकि पहले कोई डेवलपमेंट, किसी भी टाइप की डेवलपमेंट थी नहीं, राइट। तो ये दो चीज़ें हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में। द फर्स्ट इज योर प्राइमरी कम्युनिटी एंड द सेकेंड प्राइमरी सक्सेशन एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी सक्सेशन। अब जैसे मैंने बात करी कि बैरन एरिया से कोई डेजर्ट एरिया था, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आए, एटमॉस्फेयर में कोई ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से क्या हो गया, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गया। अब उस टाइप की कंडीशंस को, मतलब बैरन एरिया था उसमें नेचुरल जो फॉरेस्ट वाला एरिया डेवलप हो गया, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जेरिक टू मेजिक कंडीशन। जेरिक का मतलब क्या हुआ, बहुत ही हॉट कंडीशन, बहुत ज़्यादा गर्मी वाले टेम्परेचर, डेजर्टेड एरिया, उसमें से क्या चेंजेस आ गए, ऐसे चेंजेस आ गए कि जिसकी वजह से फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गई। जेरिक का बेसिक मतलब यही होता है कि बहुत हॉट एरिया जहाँ पर वाटर की प्रेजेंस भी ना हो, तो उस टाइप के कम्युनिटी को वी कॉल इट एज जेरिक कंडीशन। और फिर मेजिक का मतलब क्या हुआ, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ ज़्यादा गर्मी भी ना हो, ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट भी ना हो और ज़्यादा मतलब वाटर एक्वेटिक एनवायरनमेंट भी ना हो, तो उस टाइप के कंडीशन को वी कॉल इट एज मेजिक कंडीशन। मतलब जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है ना, उसका जो कंडीशन है वो क्या होता है, मेजिक कंडीशन होता है। मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ज़्यादा बैरन एरिया भी नहीं होता और ज़्यादा पानी वाले कंडीशंस भी नहीं होते। तो फाइनली जो मेजिक कंडीशन है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। ये जो था जेरिक। अब पॉन्ड में एक छोटा सा पॉन्ड है, कोई ज़्यादा उसमें अगर काफ़ी टाइम बाद देखा गया तो धीरे धीरे करके उसमें क्या होगा, पॉन्ड वाले एरिया में क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गई। पॉन्ड एरिया में क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। तो उस पॉन्ड एरिया में पानी है, पानी प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रिक कंडीशन। जेरिक का मतलब क्या था, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है ना, जेरिक ये था। हाइड्रिक का मतलब क्या है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी है। धीरे धीरे करके कुछ ऐसे चेंजेस एनवायरनमेंट में, ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को में ऐसे चेंजेस करे जिसकी वजह से क्या हुआ, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बना। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है, कैसा कंडीशन है, मेजिक, ना ही ज़्यादा पानी की कंडीशन होगी ना ही ज़्यादा डेजर्ट एरिया होगा। तो अल्टीमेटली एम क्या है, अल्टीमेटली जो एम है वो ऐसे कंडीशंस लाना जो फेवरेबल हो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी भले ही वो जेरिक टू मेजिक हो या हाइड्रिक टू मेजिक हो, कैसे भी कंडीशन में फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, वो मेजिक कंडीशन में ही होगा। दो चीज़ों का नाम याद रखने, जेरिक इज ड्राई एनवायरनमेंट, ड्राई क्लाइमेट, और हाइड्रिक का मतलब क्या हुआ, वाटर एनवायरनमेंट, हाइड्रो, हाइड्रा, ये सब वाटर से ही रिलेटेड है ना। तो ये वाटर वाले एनवायरनमेंट से इक्विलिब्रियम स्टेज पर आना, मतलब ना ही ज़्यादा पानी, इक्विलिब्रियम भी इसको बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज में आना, और ड्राई एनवायरनमेंट से फिर से इक्विलिब्रियम में स्टेज पर आ जाना। तो इस टाइप की कम्युनिटी को, क्लाइमेक्स कम्युनिटी को कैसे ये डेवलपमेंट होती है। अब हम बात करेंगे प्लांट्स में, जेरिक कंडीशन में प्लांट्स की ग्रोथ कैसी हुई और मेजिक और हाइड्रिक कंडीशन में प्लांट्स की ग्रोथ कैसी हुई, जो फाइनली किस में कन्वर्ट हुए, मेजिक में। ओके, तो सक्सेशन प्लांट में बात करेंगे। पहला जेरिक कंडीशन है, ठीक है। जेरिक में क्या हुआ, बेयर एरिया था, डेजर्ट एरिया, जैसे भी बताया ड्राई क्लाइमेट है, पानी के ज़्यादा उसमें अवेलेबिलिटी है नहीं, ज़्यादा दिख नहीं रहा है कहीं भी दूर दूर से। तो ग्रोथ कैसी होगी, सबसे पहले किसकी ग्रोथ होगी, लाइकेंस की।
ये ऐसे पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं बहुत स्मॉल स्टेज के। ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा है, उसमें प्लांट किंगडम में पढ़ा है कि लाइकेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रॉक्स पे इन्वेट कर सकेंगे दैट आर योर लाइकेंस, जो रॉक्स पे धीरे धीरे ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो वो सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? लाइकेंस। तो ये क्या करेंगे, सपोज जैसे रॉक्स के एरिया में यहाँ पर लाइकेंस की ग्रोथ होगी, ऊपर यहाँ पे बहुत टाइनी क्रीपी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मतलब पूरा ग्रीनिश पार्ट में कवर करेंगे, राइट। तो ये क्या करेंगे, लाइकेंस वेदरिंग की वजह से, वेदरिंग मतलब विंड, वाटर, एयर, सनलाइट, ये इन सब की वजह से क्या होगा, इन रॉक्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। लाइकेंस ही क्या करेंगे, रॉक्स में इन्वेड, अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। जब बाहर का एटमॉस्फेयर, बहुत ज़्यादा सनलाइट है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या कोई भी रीज़न की वजह से क्या होगा, लाइकेंस विल ट्राई टू इन्वेड इन द रॉक्स। तो रॉक्स की धीरे धीरे अंदर अपने ग्रीन कलर के पूरा ग्रास की तरह से पूरे कवर होने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये हुआ लाइकेंस। फिर उसके बाद लाइकेंस के बाद और थोड़े हाई ऑर्गेनिज्म, सबसे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये। तो बेयर रॉक में किसकी ग्रोथ होगी, लाइकेंस सबसे पहले ग्रो करेंगे, राइट। फिर लाइकेंस के बाद अब छोटे ऑर्गेनिजम्स थे तो पहले उनकी ग्रोथ हो गई। अब लाइकेंस के बाद धीरे धीरे किस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, वो होंगे ब्रायोफाइट्स। प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, ये सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। तो लाइकेंस के बाद वो थोड़े और हायर लेवल है, लाइकेंस से थोड़े और हायर लेवल पर होंगे, जिनको क्या बोला, ब्रायोफाइट्स। फिर ब्रायोफाइट्स के बाद हर्ब, श्रब्स, धीरे धीरे करके टॉल ट्रीज में डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी। टॉल ट्रीज होंगे तो टॉल ट्रीज क्या बनाएंगे, फॉरेस्ट ही बनाएंगे। अल्टीमेटली एम क्या था, फॉरेस्ट की डेवलपमेंट ही करना ना। तो फॉरेस्ट वाज व्हाट, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, राइट। फॉरेस्ट वाज व्हाट, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो अल्टीमेटली देखो जेरिक कंडीशन में ये मेजिक कंडीशन है ना। तो जेरिक कंडीशन से किस में चेंजेस आ गए, मेजिक कंडीशन में। और सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स कौन से थे, लाइकेंस, राइट। अब हम बात करेंगे हाइड्रिक कंडीशन, ये जेरिक कंडीशन था। नेक्स्ट वी आर गोना स्टडी अबाउट हाइड्रिक कंडीशन। प्लांट्स में ही ग्रोथ धीरे धीरे शुरू हो रही है। हाइड्रिक कंडीशन में क्या होगा, पानी वाला एरिया है पूरा। अभी जैसे हमने जस्ट अभी पढ़ा, ज़ूप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सारे सबसे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, जो पूरे पॉन्ड वाले एरिया में प्रेजेंट है। अगर वाटर स्टैंडिंग है, स्टैग्नेंट जिसे हम बोलेंगे साइंटिफिक टर्म, दैट इज स्टैग्नेंट, स्टैंडिंग स्टैग्नेंट। तो स्टैग्नेंट वाटर है तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सबसे जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स धीरे धीरे क्या करेंगे, सबमर्ज्ड प्लांट्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये बहुत जैसे ये पॉन्ड वाला एरिया है, यहाँ पर नीचे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। तो सबमर्ज्ड प्लांट्स में क्या होगा, थोड़े बहुत ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स की ग्रोथ ऐसे होनी शुरू हो जाएगी। ये होगा सबमर्ज्ड प्लांट्स। फिर क्या होगा, नेक्स्ट जो स्टेज आएगी दैट विल बी योर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग स्टेज। यहाँ ये वाले जो कंडीशन है वो नीचे है, ये सबमर्ज, नाम से ही पता चला ना, सबमर्ज्ड। फिर जो नेक्स्ट स्टेज आएगी दैट विल बी योर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग स्टेज, मतलब फ्लोट कर पाएंगे ऐसे प्लांट्स जो ऊपर पानी में ऊपर रह पाएंगे। देखे भी होंगे जो पानी में ऐसे ऊपर उनकी जो ग्रोथ होती है, दैट विल बी योर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट। पहले क्या हुआ था, सबमर्ज प्लांट्स आए थे, फिर हुआ सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। उसके बाद धीरे धीरे करके और प्लांट्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। ये छोटे प्लांट्स हैं, फिर और बड़े बड़े प्लांट्स, रूट से प्लांट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। उस स्टेज को क्या बोलते हैं, रीड एंड स्वैम्प स्टेज। उस स्टेज को क्या बोलते हैं, रीड एंड स्वैम्प स्टेज। जो रूट से, जो प्लांट्स है रूट से उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, दैट वी कॉल इट एज रीड एंड स्वैम्प स्टेज। फिर फाइनल जो फिर और
और ज़्यादा फॉरेस्ट की डेवलपमेंट होगी उसे बोलेंगे मार्श मीडो स्टेज। फिर आएगा स्क्रब स्टेज और फिर फॉरेस्ट, एंड देन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये ध्यान रखना है कि पहले कौन से स्टेजेस थे, फिर धीरे धीरे करके कौन से स्टेजेस है। पहले कौन सा स्टेज था? फाइटोप्लैंक्टन्स थे, बहुत माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स जो पॉन्ड में प्रेजेंट होंगे। फिर वो किस में कन्वर्ट होंगे? सबमर्ज प्लांट्स में, वो नीचे ही थोड़े रूट्स वाले एरिया में ही रहेंगे। देन कमिंग टू सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, ऊपर थोड़े से पॉन्ड के अपर एरिया में ये जो ग्रोथ है प्लांट्स की वो होनी शुरू होगी। फिर रीड एंड स्वैम्प, मार्श मीडो में प्रॉपर्ली थोड़ा फॉरेस्ट की डेवलपमेंट हो जाएगी। स्क्रब में ऑलमोस्ट फॉरेस्ट रहेगा, थोड़ा बहुत पानी भी वहाँ पर होगा। फॉरेस्ट एक ऐसा कंडीशन होगा जहाँ पर पानी बहुत कम मिनिमल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, एंड दैट विल बी योर मेसिक कंडीशन। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम स्ट्रक्चर इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को बायो जियोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल को क्या बोलते हैं? बायो जियोकेमिकल साइकिल। अब हमने जैसे पार्ट 1 में पढ़ा था अबाउट स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या था? जो बायोमास प्रेजेंट है एट द ट्रॉफिक लेवल, जितने ऑर्गेनिजम्स में जो बायोमास अवेलेबल है, जितना लिविंग मैटर बायोमास प्रोड्यूस कर सकता है इन द ट्रॉफिक लेवल, दैट वी कॉल्ड इट एज स्टैंडिंग क्रॉप। अब इसमें क्या होगा? न्यूट्रिएंट साइकिल में एक अदर टर्म है दैट इज योर स्टैंडिंग स्टेट। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। स्टैंडिंग क्रॉप है अवेलेबिलिटी ऑफ बायोमास एट द ट्रॉफिक लेवल, और स्टैंडिंग स्टेट में क्या होता है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉस्फोरस, कैल्शियम, कार्बन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे सॉइल में कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उस स्टेट को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग स्टेट। नाम है, एक टर्मिनोलॉजी है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। कितना भी, अभी हम जैसे 2 न्यूट्रिएंट्स के बारे में 2 साइकिल्स पढ़ेंगे, सारे जितने भी सॉइल में भी प्रेजेंट होंगे, तो सॉइल में कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस स्टेट को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग स्टेट। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल की। 2 टाइप के साइकिल्स होते हैं, एक होता है गैसियस और एक होता है सेडिमेंट्री। गैसियस का मतलब क्या हुआ? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की साइक्लिंग होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिजर्वॉयर है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो गैसियस फॉर्म में। रिजर्वॉयर चाहिए क्यों है? क्योंकि अगर शॉर्टेज हो जाती है, ये कोई भी चीज़, ऑक्सीजन है, ये सारा इनका रिजर्वॉयर है ताकि आगे जाकर यूज़ में हो सके। तो जो रिजर्वॉयर है कार्बन का, और सेडिमेंट्री साइकिल्स में जैसे न्यूट्रिएंट है फॉस्फोरस, राइट, तो इनका जो रिजर्वॉयर है वो क्या है? सेडिमेंट्री, मतलब रॉक्स में अंदर, रॉक्स के अंदर ये सारे जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो जो डिफरेंस है बिटवीन गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री इज दिस जस्ट द डिफरेंस इन द रिजर्वॉयर। गैसियस में कैसे रिजर्वॉयर है? थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा, एटमॉस्फेरिक इनपुट्स होंगे, ये सारे जो स्टेज हैं दैट इज योर गैसियस। और सेडिमेंट्री में क्या होगा? रॉक्स के अंदर कोई सेडिमेंट्री फॉर्म में, रॉक्स की फॉर्म में जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, तो उस साइकिल को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री साइकिल, राइट। तो 2 है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर रिजर्वॉयर। अब गैसियस की बात करते हैं। एक जो आपके बुक में है दैट इज योर कार्बन साइक्लिंग, राइट, एक ये है, और सेडिमेंट्री में है फॉस्फोरस साइक्लिंग या फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, 2 साइकिल्स हैं, एक है गैसियस की और एक है सेडिमेंट्री की। कार्बन साइक्लिंग अप्रॉक्सीमेटली 71%, वाटर के बाद सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है कार्बन की वो 71% है, नेक्स्ट टू वाटर। 75% अप्रॉक्स वाटर है, तो नेक्स्ट टू वाटर क्या है? कार्बन का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट है, 71% प्रेजेंट है। अप्रॉक्सीमेटली जितना भी कार्बन एटमॉस्फेयर में जाता है, जितना भी बनता है कार्बन, इधर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स और फ्रॉम डिकम्पोजर्स का भी काम होता है कि वो कार्बन साइक्लिंग में कार्बन के इनपुट में हेल्प करते हैं। तो जितना भी ये सारा काम होगा एनिमल्स के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू, डिकम्पोजर्स के थ्रू, ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³ kgs। 10⁻³ मतलब
1000, तो 14,000 kg समथिंग इतना कार्बन का इनपुट है, एटमॉस्फेयर में कार्बन इतना जाते हैं। तो ये साइकिल चलती है, प्लांट्स रिलीज करते हैं कार्बन, प्लांट्स लेते हैं, इनहेल करेंगे, एनिमल्स एक्सहेल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अगर प्लांट्स को भी ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की, हमें भी ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये पूरी साइकिल, अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हाउ वी आर गोना सर्वाइव, एनिमल्स को भी प्रॉब्लम होगी। तो ये साइकिल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की चलती रहती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, डीकम्पोजर्स कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, साइकिलिंग, कार्बन की साइकिल चलती रहती है, राइट। लेकिन अब क्योंकि जैसे देखा जाए ग्लोबल वार्मिंग है, पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो इन सब पे किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, कार्बन साइक्लिंग पे। तो मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जो कॉजेज़ हैं, ये जो हो रहा है सबका इफेक्ट कार्बन साइक्लिंग पर हो रहा है। कार्बन का जो लेवल है, अब डिफॉरेस्टेशन का ही हम अगर एग्जांपल लें, डिफॉरेस्टेशन में प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो कम होती जा रही है, राइट। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन का कर्व है वो डिक्रीज होता जा रहा है। साइड बाय साइड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो रहा है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से, अलग अलग ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से, ये सब चीज़ों की वजह से किस पे इफेक्ट आ रहा है, कार्बन साइकिल में कार्बन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। तो साइकिल में क्या हो रहा है, थोड़ा सा खराबी आ रही है। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन साइकिल डिसरप्ट हो रही है। अब नेक्स्ट क्या है, हमारी फॉस्फोरस साइकिल। अब डायरेक्टली हम एक्सहेल इनहेल तो फॉस्फोरस को कर नहीं सकते हैं। फॉस्फोरस हमारे टीथ्स में, बोन्स में अलग अलग मतलब प्रेजेंट है, जो हार्ड सब्सटेंस है फॉस्फोरस। जैसे कार्बन था, कार्बन एटमॉस्फेरिक इनपुट हम कर लेते थे, इजीली एक्सहेल इनहेल कर पा रहे थे, प्लांट्स और एनिमल्स में इस टाइप का एक्सचेंज था। फॉस्फोरस में ऐसा नहीं होता, तभी फॉस्फोरस किस टाइप की साइकिल है, सेडिमेंट्री साइकिल है। तो फॉस्फोरस में क्या होगा, फॉस्फोरस बेसिकली जो रिजर्वायर है फॉस्फोरस का, कहाँ पर प्रेजेंट होगा। जैसे कार्बन तो वी ऑल नो, कार्बन एटमॉस्फेयर में है, तो उसी से इजीली एटमॉस्फेयर में से कार्बन को लिया जा सकता है। लेकिन फॉस्फोरस का जो रिजर्वायर है वो क्या है, रॉक्स। फॉस्फोरस का जो रिजर्वायर है वो रॉक्स है, रॉक्स में प्रेजेंट है फॉस्फोरस। अब कैसे वो प्लांट्स को मिलेगा, कैसे एनिमल्स को मिलेगा, क्योंकि फॉस्फोरस के जैसे हमने यूजेस अभी पढ़े, किस तरीके से वो प्लांट्स और एनिमल्स में जा सकता है। बेसिक रीज़न, जो बेसिक एग्जांपल क्या होगा इसका, ये होगा रॉक्स से, ये रॉक्स में वेदरिंग होगी। वेदरिंग का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ऑल द रॉक्स थ्रू सनलाइट, वाटर, इनकी वजह से रॉक्स में ब्रेक होना शुरू होगा। और रॉक्स में जब वेदरिंग होगी, वेदरिंग का जो प्रोसेस है वो रॉक्स में होगा, तो व्हाट विल इट फॉर्म, सॉइल बनेगा। और सॉइल में क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, क्योंकि रॉक्स के अंदर ही फॉस्फोरस है। तो जब वेदरिंग होगी तो सॉइल बनेगा। सॉइल के अंदर भी तो न्यूट्रिएंट थोड़ी खराब हुए हैं, न्यूट्रिएंट बस क्या हुआ है, रॉक्स हार्ड पार्टिकल्स थे, बहुत ज़्यादा ह्यूज पार्टिकल्स है। वेदरिंग की वजह से क्या होगा, ह्यूज पार्टिकल्स विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो इनमें क्या होगा, सॉइल के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है। अब सॉइल है, फर्टिलिटी होगी, फॉस्फोरस इज ऑल्सो हेल्पफुल इन फर्टिलिटी ऑफ प्लांट्स। तो अब जितने भी क्रॉप्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उस सॉइल में ग्रो करेंगे। तो सॉइल में क्या होगा, प्लांट्स की ग्रोथ होगी। और वो प्लांट्स, अब फॉस्फोरस भी प्रेजेंट है, तो प्लांट्स के अंदर भी तो फॉस्फोरस जाएगा, क्योंकि सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ना कि सिर्फ फॉस्फोरस, बहुत सारे होंगे, नाइट्रोजन होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक, कॉपर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं वो सब सॉइल में होंगे, तो फॉस्फोरस भी होगा। तो ये फॉस्फोरस प्लांट्स में भी जाएगा, यहाँ पर भी फॉस्फोरस होगा। अब प्लांट्स विल एक्ट एज अ प्रोड्यूसर, सनलाइट की वजह से फूड की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो प्लांट्स को कंज्यूम कौन कर लेगा, एनिमल्स। तो अल्टीमेटली एनिमल्स में फॉस्फोरस जा रहा है। तो ऐसे फॉस्फोरस की साइकिलिंग होती है। अब एनिमल्स की डेथ भी होगी, डेड भी होंगे, उनका वेस्ट भी होगा। अब वेस्ट वो सारा किस में चला जाएगा, दोबारा से सॉइल में चला जाएगा, और सॉइल से डीकम्पोजर्स के थ्रू
डीकम्पोजर्स के थ्रू वो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है एनिमल्स के अंदर वो सारा का सारा ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर से सॉइल के अंदर क्या हो जाएगी, फॉस्फोरस का जो अमाउंट है सॉइल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से जो फॉस्फोरस की साइकिल है वो चलती रहती है। तो पहले क्या हुआ, रिजर्वॉयर में रॉक्स में फॉस्फोरस प्रेजेंट था, वेदरिंग हुई तो सॉइल में फॉस्फोरस आया, फिर सॉइल से प्लांट्स में गया, प्लांट से एनिमल। अब जब ये एनिमल्स डेड हो जाएंगे, इनका जो वेस्ट है डीकम्पोजर्स क्या करेंगे, जितना भी वेस्ट है, डेट्राइटस जितना भी बना है वो किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जो सॉइल में चले जाएंगे और फिर ये साइकिल चलती रहेगी। राइट, सो दिस वाज अबाउट योर सेडिमेंट्री साइकिल और ये गैशियस। तो ये दो साइकिल्स हैं जो आपकी बुक में है अबाउट द गैस, कार्बन साइकिलिंग एंड फॉस्फोरस। सो विद दिस ये हमारा जितने भी 4 स्ट्रक्चर्स थे इकोसिस्टम के कंप्लीट हुए। लास्ट है हमारा इकोसिस्टम सर्विसेज। अब उसमें क्या होगा, इकोसिस्टम सर्विसेज में साइंटिस्ट ने कुछ प्राइस टैग्स लगाए हैं जितने भी, जैसे हमारा हैबिटेट है। अब ये हमारे रिसोर्सेज हैं जितने भी, वाइल्ड लाइफ, हैबिटेट, सॉइल, ये सारे जितने रिसोर्सेज हैं दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इन पे कॉस्ट नहीं है जैसे हम बाकी के चीज़ों पे जो कॉस्ट लगती है। दीज रिसोर्सेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम इसको इतना मतलब गंदे तरीके से यूज़ करते हैं कि एक्सप्लॉइट हम इन रिसोर्सेज को कर रहे हैं और अल्टीमेटली फिर क्या हो जाएगा, इन रिसोर्सेज का शॉर्टेज हो सकता है। राइट, तो तभी साइंटिस्ट ने, कुछ रिसर्चर्स ने कुछ ऐसे रिसोर्सेज पर प्राइस टैग लगाया ताकि उनका जो यूज़ है वो थोड़ा सा कम हो सके। हर एक बंदा हर एक ऐसे रिसोर्सेज को जितने भी हमारे पास हैं उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो कुछ रिसर्चर्स ने प्राइस टैग लगाए और कुछ जैसे सॉइल की फॉर्मेशन पे, सॉइल के फॉर्मेशन में 50% तक प्राइस टैग्स लगाए। नेचुरल हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ, इन सब चीज़ों पर साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इन सब चीज़ों पे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट को हम सेव नहीं करेंगे, एनिमल्स को नहीं करेंगे, हाउ वी आर गोना सर्वाइव। राइट, तो इन सब चीज़ों पे रिसर्चर्स ने तभी लगाया ताकि इन सारे रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाया जा सके। आगे की फ्यूचर ग्रोथ के लिए ये सारे रिसोर्सेज क्या कर सके, हमारे लिए हेल्पफुल हो सके। राइट, और रिसर्चर्स ने अप्रॉक्सीमेटली $30 ट्रिलियन का मतलब इन पे प्राइस लगाया कि ये ज़्यादा रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होंगे तो इतने मतलब ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं कि किस किस तरीके से किस किस चीज़ों में प्राइस टैग्स लगाया जा सकता है। तो दिस वाज अबाउट योर इकोसिस्टम सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब ये ना कि प्राइस टैग से ही आपको उसकी सर्विसेज, जितने रिसोर्सेज हैं, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। राइट, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर इकोसिस्टम। हमने 4 स्ट्रक्चर्स थे इकोसिस्टम के, वी कंप्लीट द चैप्टर इकोसिस्टम। कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड, whether it is part 1 और part 2, you can write down in the comment section below। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो then please hit the like button। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसमें इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स वी आर गोना प्रोवाइड यू देयर। और कोई भी नीट से रिलेटेड, कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल मेड अकेडमी। Thank you very much.